आज मैं जो केस बताने वाला हूँ या चर्चा करने वाला हूँ वह भारत का एक बहुत ही डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी, यानी कि यह व्यक्ति कौन है और उसकी कैसे आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की जाए, उसके लिए यह एक लैंडमार्क केस समझा जाता है। और ये केस लीगल हिस्ट्री में भोवाल सन्यासी नाम के केस से आपको बहुत जगह पे मिलेगा। आज मैं इस भोवाल सन्यासी के कहानी के बारे में ही आपको बताऊंगा। बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, बांग्लादेश, इस सब एरिया में 12 कुछ ऐसे जागीरें थी जो बहुत ही ताकतवर जागीरें मानी जाती थी। ये 12 भूइयाँ इनको कहा जाता था, 12 भूइयाँ। ये 12 परिवार या 12 जागीरें अपने संयुक्त रूप से मुगलों को और अंग्रेज़ों को इन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की थी, उनसे लड़े थे और ये लोग विजय भी रहे। उन लोगों को इन्होंने अच्छी रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की। तो ये 12 भूइया के नाम से ये 12 परिवार, ये 12 राज परिवार इस पूरे क्षेत्र में अत्यधिक मान्यता प्राप्त थे। इन्हीं में से 12 में से एक था भोवाल, जो आज के बांग्लादेश में स्थित था। भोवाल, जिसमें जयदेवपुर भी आता था, यह उस जमाने में 5 लाख की आबादी वाला और 15,000 किलोमीटर में फैला हुआ, 1500 किलोमीटर में फैला हुआ, 15,000 नहीं 1500 किलोमीटर में फैला हुआ यह जागीर बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी थी। और इनके क्योंकि ये लोग 16वीं 17वीं शताब्दी से ही मुगलों से लड़ते आए और अपना अस्तित्व बनाए रखे, इसलिए ब्रिटिश जब जीत भी गए तो टीटीज के हिसाब से इनका एक स्पेशल स्टेटस था और उसी के अंतर्गत ये लोग अपनी जागीरें चलाया करते थे। भोवाल जो है, जैसा मैंने कहा, वो इन 12 में से एक था। यह जमींदार फैमिली जो है, इसमें जो मध्यम बीच के बेटे थे उनका नाम था रामेंद्र नारायण रॉय। रॉय शब्द जो कोई जाति नहीं थी, यह एक टाइटल था। उस वक्त सभी लोग ये कोशिश करते थे कि अंग्रेजों से कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, जागीरदार लोग। तो ये रॉय जो है, ये जागीरदारों को और जो दूसरे ज़मीन वालों को जिनके पास बहुत ज़मीनें होती थी, उनको एज ए टाइटल दिया जाता था। तो रॉय एक टाइटल था उनका। वैसे ये लोग जो हैं, ये जागीरदारियाँ ब्राह्मणों की जागीरदारियाँ थे, जिनको श्रोत्रिय ब्राह्मण कहा जाता था। हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, ये श्रोत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में भी ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से कुछ ब्राह्मण जाने जाते हैं, तो शायद उस प्रकार के रहे हों। जो कुछ भी है, फिलहाल ये ब्राह्मण थे और ये जागीरदार भी थे उस एरिया में, यानी कि इनकी जमींदारी भी वहाँ पे थी।
रामेंद्र नारायण राव, जो कि भवाल स्टेट के दूसरे नंबर के प्रिंस थे, इनका अभी तक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंस, क्योंकि राजाधिकार या जितने भी अधिकार जमींदारी में या जागीरदारी में या राजशाही में होते हैं, वो उनको कुंवर डिक्लेयर करने के बाद, अधिकारी डिक्लेयर करने के बाद ही उनको मिलते हैं। अदरवाइज कुंवर के नाम से जाना थे या कुमार के नाम से। यहाँ इस एरिया में वो लोग कुमार के नाम से जाने जाते थे। रामेंद्र कुमार, नारायण कुमार राव, ये उनका एक्चुअल नाम होना चाहिए था पूरा। तो ये दूसरे कुमार जो थे वो ये थे। यह कुमार दूसरे कुमारों से थोड़े अलग थे। ये थोड़े ऐशी भी थे, थोड़े पब्लिक के बीच में रहने वाले भी थे, और पब्लिक की, अपनी जनता को, अपने एरिया की जनता में काफ़ी दान वगैरह देने के लिए और मदद वगैरह करने के लिए लोगों में, और शिकार वगैरह खेलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। वो औरतों से भी संबंध रखने में काफ़ी मशहूर थे। इनको मीजो कुमार के नाम से जाना जाता था। शॉर्ट नेम इनका जो पब्लिक में था वो मीजो कुमार था। इनका जन्म 28 जुलाई 1884 को हुआ था, लेकिन उनका अभी तक जो राजकीय अपॉइंटमेंट होता है वो नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत स्वच्छंद थे। इसीलिए 1905 में उनको सिफिलिस हो गई। उनकी शादी तब तक हो चुकी थी। उतने उनकी पत्नी का नाम था भिवा देवी बनर्जी, और भिवा देवी बनर्जी के ब्रदर थे भाई, यानी कि रामेंद्र नारायण राव रॉय के साले, उनका नाम था सत्येंद्र बनर्जी। शॉर्ट में लोग उनको सत्येन भी कहते थे, सत्येन बनर्जी। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के जब सिफिलिस के सिम्टम्स आने लगे, तो उस समय जो हिल स्टेशन हुआ करता था ब्रिटिश का, विंटर कैपिटल दार्जिलिंग, वहाँ पे एक डॉक्टर के पास में इलाज करवाने के लिए वो चले गए। साथ में उनकी गई उनकी पत्नी और उनके साले सत्येंद्र बनर्जी, और साथ में जो उस ज़माने के जमींदारों के साथ में लश्कर होता था, सर्वेंट्स, नौकर चाकर, वो काफिला भी उनके साथ था। दार्जिलिंग में वो जब ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो 7 मई को, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 25 साल मात्र थी, उनको अचानक दर्द हुआ, जिसको डॉक्टरों ने गाल स्टोन्स कहा, कि गाल ब्लैडर में पत्थर है, उससे है, उसी से उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। और 8 मई को उनको, यानी कि 8 मई 1909, 1905 में डायग्नोस हुआ, 1909 में वो दार्जिलिंग गए, और 8 मई को उनको वहाँ पे दाह संस्कार उनका कर दिया गया। दाह संस्कार के बाद जो उनकी पत्नी थी भिवा देवी, वो ढाका आ गई, क्योंकि वो ढाका में ही उनके सत्येन बनर्जी या सत्येंद्र बनर्जी उनके ब्रदर थे, फैमिली थी, वहीं रहती थी, और वो ढाका में आ गई। उस समय के कानून के हिसाब से उनकी जो सारी प्रॉपर्टी थी, 1500 किलोमीटर में फैली हुई, वो सारी उनकी प्रॉपर्टी थी, उसके वो जमींदार थे। उस प्रॉपर्टी पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो अंग्रेजों का अरेंजमेंट एक हुआ करता था, वो बिठा दिया गया, क्योंकि तब तक उनके दोनों भाइयों के, बड़े और छोटे भाई की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए कोई लीगल हेयर नहीं था, मेल हेयर नहीं था। इसलिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये ज़मीन सौंप दी। कोर्ट ऑफ वार्ड में
के पास ज़मीन का जब निपटारा होना था, क्योंकि इसका कोई अधिकारी बनता था, तो उसकी दो बहनें भी थीं, एक बड़ी बहन थी, एक बराबर की बहन थी, और उनकी पत्नी भी जिंदा थी, तो उन्हीं का अधिकार बनता। लेकिन उस जमाने के रीति रिवाज से और कानून के हिसाब से ही वो ट्रांसफ़र होना था, इसलिए उस पीरियड के लिए वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स की केयर में चली गई। उसी बीच ये 10 साल तक ये काम चलता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। और 10 साल बाद 1920 में बकलैंड बंद नाम की जगह पर, जो ढाका में है, वहाँ पे एक सन्यासी आकर के रुका। यह सन्यासी उर्दू बोलता था और देखने सुनने में एकदम एक जैसा उसी की तरह था, भवाल के जमींदार की तरह, रामेंद्र नारायण रॉय की तरह। इसलिए बहुत से लोग उनको समझने लगे और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाने लगे। और भवाल का जो रजवाड़ा था वह भी ढाका में ही था, यानी कि जो उनकी मेन घर था जिसमें वो रहा करते थे, वो भी ढाका में ही स्थित था। क्योंकि हर जागीरदार या जमींदार का उन दिनों में कैपिटल सिटी में या बड़ी सिटी में मकान हुआ करते थे, तो वहीं पे इनका राजबाड़ी थी ढाका में ही, तो उसी में वो वहीं पे रहते थे। तो सब लोगों को वहाँ पे, क्योंकि वो उनको जानते थे, तो वो काफ़ी लोग उनके पास उनको कहने लगे कि आप तो रामेंद्र नारायण रॉय हैं। इसी निमित्त एक एप्लीकेशन डाली गई उस वक्त के डीएम के पास, जब ये र्यूमर्स बहुत फैलने लगे कि साहब रामेंद्र नारायण रॉय जो है वो जिंदा हैं और वो ढाका में वापस आ गए हैं। उनको लोगों ने परसुएड किया और जयदेवपुर में 12 अप्रैल 1921 को वो हाथी पे बैठा करके उनका जुलूस निकाल करके, क्योंकि जब इतना वहाँ पे जनता का प्रेशर पड़ रहा था, तो फाइनली उन्होंने कहा कि हाँ, मैं रामेंद्र नारायण राव ही हूँ। और उन्होंने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब मेरी तबीयत सिफिलिस उनको हो गया, वो पहले तो वो कहने लगे कि सिफिलिस, कहा उन्होंने कि सिफिलिस की डायग्नोसिस गलत थी, और वो अपनी पत्नी के साथ और अपने साले के साथ में दार्जिलिंग गए थे, और वहाँ पे उनको जहर दे दिया गया किसी डॉक्टर के द्वारा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि उनकी पत्नी के अपने भाई से इंसेस्टुअल रिलेशन है। तो तमाम तरह तरह की कहानियों के साथ जब उन्होंने कहा कि मैं रामेंद्र नारायण रॉय ही हूँ, तो फिर कई तरह की कहानियाँ भी चलने लगी। उधर रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और इसकी जांच के लिए आदेश दे दिए। और राजा भवाल जो है, जो अपने आप को क्लेम कर रहे थे, उनको जब पूछा गया कि वो कहाँ थे, तो पता चला कि वो पंजाब में थे। और उन्होंने अपनी जो स्टोरी बताई थी वो भी उसी प्रकार की थी। उन्होंने कहा, जब मुझे वहाँ पे जहर दे करके और मैं ऐसी स्थिति में पहुँच गया, मृत अवस्था में, मरा नहीं मैं, पर मैं मृत अवस्था में पहुँच गया था, यानी कि वो बेहोश हो गए थे, उनके सारे वाइटल सिस्टम्स बंद हो गए थे, तो उनके परिवार ने उनको मरा हुआ समझकर जलाने की कोशिश की शमशान में। लेकिन वहाँ पे बरसात आ गई और बहुत ही ओले पड़े। दार्जिलिंग में ओले पड़ना और बरसात गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उन्होंने जब पड़े तो ये सब लोग भाग लिए, चले गए वहाँ पे, और उनकी फ्यूनरल पायरे को जलता हुआ ही छोड़ गए, जो
बरसात से भुज गया। उसके भुजने के बाद में वो काफ़ी देर तक उसी के ऊपर पड़ा रहा और फिर कुछ नागा साधु आए जिनका नाम धर्मदास था। उन्होंने उसको देखा और एग्जामिन किया और पाया कि ये जिंदा है, तो वो उनको अपने साथ में ले गए। अब उनका कहना था कि उसके बाद मेरी स्मृति जो है, मेरी याददाश्त खो चुकी थी उस पॉइजन के इफेक्ट से जो उनको दिया गया था। इसलिए मैं उन साधुओं के साथ पंजाब वगैरह में घूमता रहा, सारा इधर उधर घूमता रहा। और घूमते घूमते जब वापस मैं चटागोंग के पास आया तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। चटागोंग भी बंगाल में है, बांग्लादेश में। तो चटागोंग आते ही उनकी याददाश्त वापस आ गई। तो वो ढाका की तरफ, और उनके गुरु ने कहा, धर्मदास ने कहा, नागा साधु थे जो, तो उन्होंने कहा भी अब तुम घर जाओ, तुम हमारे साथ तब तक इसलिए थे कि तुम्हारी याददाश्त नहीं थी, पता नहीं था तुम कौन हो, पर अब तुम्हें याद आ गया है कि तुम कौन हो, तो तुम जाओ। तो वो छोड़ करके अपने ग्रुप को ढाका आ गए और ढाका में बकलैंड पे आके उन्होंने अपना ठहर गए। ये उन्होंने अपनी कहानी बताई। अब इस कहानी के साथ में उनकी पत्नी से जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया कि यह व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। उनके ब्रदर इन लॉ थे जो सत्येंद्र बनर्जी, उन्होंने भी उनको रामेंद्र नारायण रॉय मानने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा ये नहीं है। तो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जब उन्होंने क्लेम जाहिर किया 1920 में, तो उन्होंने पहले तो उन्हीं का एग्जामिनेशन किया गया। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई, जैसे अपनी जो बचपन की वेट नर्स थी जिसने उनको संभाला था, उसका नाम भी उन्होंने बताया, जो बहुत कम लोगों को मालूम नहीं था कि अक्सर जो दायमा होती थी उसको पब्लिक नहीं किया जाता था उस समय में, पर उन्होंने उसका भी बताया। और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जिससे कई लोगों को विश्वास हो गया कि ये भवाल के किंग ही है या भवाल के जमींदार ही है। लेकिन उसकी वाइफ और साला जो है वो उसको यही मानते रहे कि ये इम्पोस्टर है। 1921 में ढाका के मजिस्ट्रेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया तो उसके सामने उन्होंने एप्लीकेशन डाली और उसमें डीएम थे J.H. लिंडसे। तो J.H. लिंडसे के सामने उन्होंने अपना क्लेम रखा कि साहब मैं असली राजा हूँ, और मैं राजा सन्यासी भोवाल भी कहते थे उनको। तो बोले मैं असली राजा भोवाल हूँ और मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे को दी जाए, मेरा घर दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। कोर्ट ऑफ आर्ट्स ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन ये क्लेमेंट जो था उसने काफ़ी जब इंटरेस्ट दिखाया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक टीम भेजी पंजाब, उन्हीं नागा साधु के पास में जिसका उन्होंने जिक्र किया था। उनको सम्मन किया गया, वो कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि साहब ये मेरा शिष्य था और एक्चुअल में ये लाहौर का रहने वाला है और इसका असली नाम माल सिंह है और यह एक सिख है और ये मेरा शिष्य बना था और मैंने इसको नया नाम दिया था सुंदरदास। तो यह सुंदरदास नाम से मेरा शिष्य था, नागा साधु था। अब इसके ऊपर करते हुए सब जो एविडेंसेस थी, उनकी पर्सनल एविडेंसेस, उनके सिफिलिस के दाग वगैरह और उनकी बाकी जितनी विटनेसेस थे, उन सब को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उन सबको एग्जामिन करने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब ने इस केस को कोई पूरा सेटलमेंट नहीं किया, लेकिन बीच में ही एक क्रिमिनल केस शुरू हो गया।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और उन्होंने काफ़ी लोगों को एविडेंस के लिए बुलाया और वकील भी दोनों तरफ से, क्लेमेंट और डिफेंडेंट की तरफ से अपीयर हुए। लेकिन अब दो तरह के ओपिनियन थे वहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट में कि भाई एक ग्रुप ने कहा कि ये इम्पोस्टर है, दूसरे ग्रुप ने कहा नहीं ये एक्चुअल आदमी जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। साइमल्टेनियसली, क्योंकि रेवेन्यू क्रिमिनल कोई सजा क्रिमिनल मैटर में डिसाइड नहीं करता, तो 1936 में श्रीमती भिवा देवी ने, जो कि पत्नी थी अमरेंद्र नारायण रॉय की, उन्होंने एक केस डाला सेशंस में, कंप्लेंट केस हुआ और बाद में सेशंस में क्रिमिनल केस जो ट्रायल हुआ। और सेशन जज ने, जो चीफ सेशन थे हैंडलर, उन्होंने एक जस्टिस बोस करके थे, पन्नालाल बोस, उनको ये केस मार्क किया और उन्होंने डिटेल्ड में सब विटनेसेस और सब एविडेंसेस, मेडिकल और सारी एविडेंसेस को देखने के बाद में, वो जितनी एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस दी थी वो मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं, लंबी लिस्ट है। और दोनों पार्टियों ने अखबारों में निकाल करके, पोस्टर निकाल करके, पब्लिक कन्वेंसिंग भी बहुत ज़्यादा इस केस में की गई। इसलिए यह केस पूरे हिंदुस्तान और इवन इंग्लैंड में भी उस वक्त ये बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े भारी भारी क्लेम किए जा रहे थे उस व्यक्ति के बारे में, एक तरफ इम्पोस्टर डिक्लेयर करने के लिए और दूसरी तरफ एक्चुअल राजा डिक्लेयर करने के लिए। इन सब को सुन करके जो पन्नालाल थे, बोस थे, उन्होंने कहा कि यह असल में रामेंद्र नारायण रावई हैं। इससे उनकी फैमिली के लोग कन्विंस नहीं हुए और वो लोग, ये सेशन कोर्ट था, वो हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी केस को दायर किया। वहाँ पे चीफ जस्टिस ने 3 जजों को अपॉइंट किया, लियोनार्ड कैसेलो, चारू चंद्रा विश्वास एंड रोनाल्ड फ्रांसिस लॉज। इन 3 जजों को अपॉइंट किया गया, इस बेंच को दिया गया केस। उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स 12,000 डॉक्यूमेंट्स पेजेस में थे। अब कितने लंबे दोनों तरफ से एविडेंसेस प्रोड्यूस किए होंगे, तो ये टोटल 12,000 जो पेजेस का डॉक्यूमेंट्स उनको दिया गया, उस सब को हाई कोर्ट ने बहुत माइन्यूटली एग्जामिन किया। और एग्जामिन करते करते 14 अगस्त 1939 को जब वो हियरिंग की चल रही थी, तो जस्टिस सर लियोनार्ड कॉस्टेलो जो है वो इंग्लैंड चले गए 3-4 महीने के लिए। वो अगस्त में गए और उन्होंने कहा जी मैं तो नवंबर में वापस आऊँगा, वेकेशन पे चले गए। और जजमेंट, इसका उन्होंने हियरिंग पूरी कर चुके थे, पर जजमेंट के लिए उन्होंने कहा कि नवंबर में जजमेंट दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 15 दिन, उस टाइम में 15-20 दिन लगते थे जाने में आने में, तो 1 महीना आने जाने में लग गया, 2 महीने इंग्लैंड में रहेंगे वो, तो 3 महीने के बाद की, 3-4 महीने के बाद की उन्होंने डेट दे दी कि सब उस पर हम फैसला लिखेंगे। उसी बीच में जब वो इंग्लैंड गए तो 1940 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, तो वो इंग्लैंड में ही फंस गए। अब इधर 2 जजों ने अपना ओपिनियन लिख दिया था, लेकिन यह ओपिनियन चारू चंद्रा विश्वास और रोनाल्ड फ्रांसिस लॉज का, लॉज साहब इस फेवर में थे कि वही वो रामेंद्र नारायण रॉय है, और जो चारू चंद्र थे उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं है, तो 1 by 1 हो गया। अब डिसिजिव फैक्टर पड़ जाता था उनके जो चेयरमैन थे बेंच के, सर लियोनार्ड कॉस्टेलो का, तो उनको कहा गया कि अगर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप अपना जो जजमेंट है वो लिख करके भेज दीजिए। उन्होंने अपना जजमेंट लिख करके इंग्लैंड से भेजा बाई पोस्ट। उसमें उन्होंने कहा कि ये रामेंद्र नारायण रॉय ही हैं। अब 2 versus 1 से इसमें यह फैसला हो गया
कि यही रामेंद्र नारायण रॉय है। अब उसकी पत्नी और उनके जो साला थे वो फिर कन्विंस नहीं हुए, तो उन्होंने अपने वकीलों को कहा कि हम लोग फाइल करेंगे केस प्रिवी काउंसिल में। अब उस जमाने में प्रिवी काउंसिल होती थी लंदन में, लंदन में हुआ करती थी। तो फाइनली उन्होंने अपने लॉयर किए और प्रिवी काउंसिल लंदन में ये केस डाला, जहाँ पे इनके डीएन प्रिट करके इनके वकील थे, और जो किंग की तरफ से जो स्टेट का काउंसिल होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। और इनकी केस की सुनवाई वहाँ पे 1945 में जब वार ख़त्म हो गया, तो उसके बाद, क्योंकि वार में उनका वो जो कोर्ट रूम था वहाँ पे वो भी बम्बारी में ख़त्म हो गया था, तो वो शिफ्ट हुआ उस पीरियड में। तो उस कोर्ट में 3 जजों को इंग्लैंड में लंदन में ये केस दिया गया। उनमें एक थे लॉर्ड थैंकरटन या कह दीजिए थैंकरटन कह दीजिएगा। दूसरे थे सर माधवन नायर, ये दूसरे जज थे। और तीसरे जज थे लॉर्ड क्या बोलते हैं उसको, पार्क। तो पार्क ड्यू लॉर्ड या लॉर्ड ड्यू पार्क, सर माधवन नायर और लॉर्ड थैंकरटन ने वहाँ पे इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में इस केस को सुना। उस वक्त ऐसा ही सिस्टम होता था कि फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंग्लैंड में ही लगता था। और सुनने के बाद में उन्होंने 1946 में 30 जुलाई 1946 को ये जजमेंट डिलीवर किया कि यह ही रामेंद्र नारायण रॉय है। सो 13 अगस्त 1946 को यह जो है उनको आके सर्व किया गया ये जजमेंट। किनको? रामेंद्र नारायण रॉय को। जब रामेंद्र नारायण राय को दिया गया तो वो पूजा करने के लिए उसके बाद में गए, वहीं पे उनको स्ट्रोक हो गया, ब्लेड में ब्लीडिंग हो गई, और उससे वो काफ़ी बीमार हो गए और 2 दिन में ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जजमेंट आने के साथ ही जब उनके पास कॉपी आई है तो उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनका संस्कार कर दिया गया। 8 लाख रुपए रेवेन्यू जो थी, क्योंकि अब वो क्लेमेंट भी मर गए, तो जो तब तक की रेवेन्यू कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास पड़ी थी वह उनकी पत्नी को देने का ब्रिटिश ने हुक्म दे दिया। तो 8 लाख रुपए उस जमाने में स्टेट के, जब वो भिवा देवी को देने के लिए गए तो उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि भाई जो नकली रामेंद्र नारायण राव आए थे, सुंदरदास आया था, उसको भगवान ने सजा दे दी है, वो मेरा पति नहीं था और उसको भगवान ने झूठ बोलने की सजा दे दी है, इसलिए मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो जो एक दिमाग में लोगों के शक था और एक स्टोरी, गलत स्टोरी शायद जो मैं अब कह सकता हूँ अपने अंदाजे से, कि वो जो स्टोरी गलत बनाई गई थी कि भाई उनके भाई बहन के इंसेस्चुअल रिलेशन है, इसलिए वो एक टीम बना करके और इनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, वह सब बात एथिकली कंसिडर करते हुए गलत सी सिद्ध होती है। कि अगर वो पैसे के लिए लड़ रहे होते या अधिकार के लिए लड़ रहे होते तो उनको 8 लाख रुपए भिवा देवी के भाई को और उनको और बाकी परिवार के लोग भी जो थे साथ में, उनकी और 2 बहनें जिंदा थी, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन, वो भी थी, उनके परिवार ही थे, तो वो इस क्लेम को स्वीकार कर ले लेते, पर उन्होंने इस 8 लाख के क्लेम को नहीं लिया, इसलिए वो संशय अब तक भी वहीं का वहीं है कि वास्तव में वो रामेंद्र नारायण राव थे कि नहीं। धन्यवाद।